नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा इतिहास विषय पेपर 2 की किताबों के बारे में, रणनीति के बारे में। अब ये सोचकर ये मत कहना कि गुरुजी हर महीने क्या किताब और रणनीति का वही घिसा-पिटा वीडियो लेकर आ जाते हो। व्यूज़ बनाने के लिए कुछ और काम कर लो, पढ़ा ही दो इससे अच्छा तो। वही किताबें, वही घिसी-पिटी राग हर महीने आप अलापने आ जाते हैं। ऐसा आपके मन में ज़रूर आता होगा और मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ। लेकिन आज ये वीडियो बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का जो पेपर हुआ, काफ़ी टफ़ पेपर था और काफ़ी स्टैंडर्ड का पेपर था। और उसको देखने के बाद में जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके मन में ये निश्चित रूप से आया कि क्या मैं जो सामग्री पढ़ रहा हूँ वो पर्याप्त है या नहीं है? क्या बचे हुए जो समय है, जितना भी 4-5 महीने का समय है, उस दौरान मुझे वो सामग्री कंटिन्यू रखनी चाहिए या उसमें कुछ बदलाव करना चाहिए? तो आगे की राह क्या हो? उसके लिए बहुत सारे टीचर्स वीडियो बनाते हैं, बनाएँगे और उसी में से मैं भी एक हूँ। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसीज़न लें कि आपको लगता है कि मैं आपके हितों के लिए, कुछ लोग इसमें ये भी जोड़ देते हैं कि आर्थिक हितों के अनुसार समीक्षाएँ करते हैं। लेकिन ठीक है, जैसे लोग वैसी बातें। हर किसी को क्या है कि देखिए, टीचर्स आप आपस में एक-दूसरे की बुराई क्यों करते हैं? अभी पीछे एक टीचर ने मेरी भी बुराई की। आपस में बुराई क्यों करते हैं? क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि इसको यदि 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 विद्यार्थी सुनते हैं, तो ये मेरी किताब के बारे में बता दे, मेरे कोर्स के बारे में बता दे, है ना? मेरी टेस्ट सीरीज के बारे में बता दे, तो मेरा लाभ हो जाए। अगर ये दूसरे का नाम ले देगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। सिर्फ़ इसी के लिए ये लड़ाई इधर-उधर चलती रहती है और उसमें कभी बीच में कोई और आ जाता है, कभी मैं आ जाता हूँ, कभी कोई और आ जाता है। ये सब चलता रहता है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो शायद ये सोच के किया होगा कि सर ने अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग कुछ नई बात बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए वीडियो बनाया है। तो आप मेरे भ भरोसा रखते हैं तो बची हुई बात सुनिए, नहीं तो आपको यहीं बंद कर देना चाहिए। फालतू में जिस टीचर पे आप विश्वास नहीं कर सकते या करते नहीं हैं, आपके मन में संशय है, उसका वीडियो देखने से क्या फ़ायदा है? किताबों के बारे में आप जानते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो पढ़ते रहें, नहीं बदल लें, है ना? उसमें शिक्षक की क्या कोई विशेष भूमिका नहीं है। तो यहाँ आप सुनना चाहते हैं तो मैं इसके संबंध में बात करूँगा। और मेरे को ना तो टीचर्स के नाम लेने में आपत्ति है, ना किताबों के नाम लेने में आपत्ति है। कोई किताब बहुत अच्छी हो सकती है, कोई सामग्री बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन ये भी देखना होता है कि वो समय क्या चल रहा है, उसमें के बाद में एग्ज़ाम कितना समय बाकी है, उसके हिसाब से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो ऑथेंटिक बुक्स की चर्चा थी, अभी जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का पेपर आया, मैं देखिए आपको कुछ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का पेपर आया और आरपीएस अध्यक्ष का बयान भी आया कि मूल किताबें पढ़िए। अब मूल किताबों की कोई परिभाषा तो है नहीं। मूल किताबें तो बोर्ड से स्टेट बोर्ड हो, सेंटर के बोर्ड हो या और भी बोर्ड है राज्यों के और अलग-अलग जो ग्रंथ अकादमियाँ हैं, विभिन्न विश्वविद्यालयों में चलने वाली पुस्तकें हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले होता था, अब शिक्षा मंत्रालय हो गया, उसकी जो किताबें हैं। इसके अलावा जो मूल किताबों से लिखने वाले लेखक हैं, जैसे आप प्राचीन भारत में उपिंदर सिंह हैं या पुराने जवाहर सिंह मजूमदार हैं या और भी आपको बहुत सारी ऐसी किताबें मिल जाएँगी। ऐसे ही आपको हर काल के अंदर बहुत सारी किताबों की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। उसमें ऐसे भी लेखक हैं जो प्रतिष्ठित हैं, मूल किताबों से लिखते हैं, जैसे मध्यकाल में सतीश चंद्रा की हो, हरिश्चंद्र वर्मा की हो, वैसे भी दिल्ली विश्वविद्यालय जो प्रकाशन वाली किताबें आती हैं, तो वो तो ऑथेंटिक मानी ही जाती हैं। तो ऐसे उनका कोई अंत नहीं है और अभी जैसे जो पेपर हुआ, उसके मैं कुछ आपको दिखाना चाहूँगा। हालाँकि मैं पूरी समीक्षा करना चाहता था, लेकिन इतनी किताबों में उलझने के बाद में, न तो मेरे को इतना टाइम मिला, फिर भी मैंने कोशिश की। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि प्राचीन भारत में ऑथेंटिक किताब यदि मैं कह भी दूँ ऑथेंटिक किताब पढ़ो, तो आप कौन-सी पढ़ सकते हैं? एक सेमी ऑथेंटिक किताब मैं कह सकता हूँ, केसी श्रीवास्तव की आ सकती है आती है, वैसे किताब कोई विद्यार्थी पढ़ रहा हो तो पढ़ सकता हो। अभी मैं चेंज करने के लिए नहीं कह रहा, उसके संबंध में हम बात करेंगे। नहीं तो देखो प्रश्न किससे आते हैं, हड़प्पा सभ्यता की अलग किताबें आती हैं, वैदिक सभ्यता की अलग किताबें आती हैं, मौर्य काल की अलग किताबें आती हैं, गुप्त काल की अलग किताब आती है, मेरे पास पड़ी है यहाँ पे। इसके अलावा आप चाहे कोई भी मौखरी वंश हो उसकी भी आपको अलग किताब मिल जाएगी, यानी हर वंश की अलग-अलग किताबें आती हैं। आपको पुरातत्व विमर्श नाम से अलग किताब मिल जाएगी, पुरातत्व से संबंधित चीज़ों के बारे में। तो हर जो टॉपिक है, उसकी ही अलग-अलग किताबें आ रही हैं और उसमें से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो फिर कहाँ तक आप उन किताबों को पढ़ सकते हैं? प्राचीन भारत में अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ, उसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न मेरी नज़र में आए कि किस किताब से आए, वो उपिंदर सिंह मैम वाली जो पुस्तक है, उसके अंदर से मेरे को दिखाई दिए। लेकिन अब आप कहें कि वो किताब पढ़ लें, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है। और वो किताब कई-कई जगह तो वो किताब इतनी सुंदर है, उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आ जाता है और कई-कई जगह उस किताब में इतनी फैक्चुअल डिटेल है कि वो मतलब याद कर ही नहीं सकते, शिक्षक भी याद नहीं कर सकते और छात्र ही शिक्षक बनते हैं। तो याद करने लायक भी नहीं है कई चीज़ें। तो न तो वो पूरी किताब याद की जा सकती है, न उस किताब से सारे प्रश्न आते हैं। ज़्यादा प्रश्न तो आ गए, लेकिन फिर भी 50% से ज़्यादा प्रश्न यदि उसके अंदर से आपको नहीं मिलेंगे,
फिर आप कौन-कौन सी किताब ढूँढेंगे? जैसे एक प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन आया था, ये नूरोदुस्थल वाला, ये किताब किसने लिखी है? 101 विषय नाम से किताब है ये, का अर्थ 100 इसमें देखिए, ये अब इसमें भी समस्या क्या रहती है कि जैसे मैं यहाँ पे के नीलकांत शास्त्री वाली जो किताब है दक्षिण भारत का इतिहास, उसमें से मैंने ये ढूँढा और मुझे पक्का पता है कि ये इस किताब से ही लिया गया है। लेकिन 100% नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हो सकता है यही जो जानकारी है कन्नड़ भाषा से संबंधित जो किताबों की, वो हो सकता है यहाँ से कॉपी करके किसी दूसरे लेखक ने अपनी किताब में डाली हो। ऑथेंटिक किताबों में भी कुछ पुरानी दूसरी किताबों से सोर्स लिए जाते हैं। तो हो सकता है कुछ कहीं और जगह भी ये लिखा हुआ हो, लेकिन मुझे ऑप्शन देख के यहाँ पे ये लग रहा है, मुझे इस किताब में मिला, जैसे ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन था, ये उत्तर भी था इसका था, गुरु वासव था और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये तोंटद सिद्धेश्वर, ये 4 ऑप्शन उसके अंदर दिए हुए थे। संभावना कैसे जताते हैं कि किस किताब से प्रश्न आया होगा? यदि आपको जो सही और गलत सारे ऑप्शन हैं, वही उस आस-पास उस पे 1 पेज की सामग्री से यदि दिए हुए मिल जाते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो प्रश्न है, वो उस किताब से बनाया गया होगा। अब आप सोचें कि हम ये जो कुछ टॉपिक हैं, वो दक्षिण भारत के इतिहास की किताब से पढ़ लेंगे, बिल्कुल भी संभव नहीं है। यही किताब यदि आप खोल के देखेंगे, आपके पास नहीं है तो खरीदना भी मत। आप खोल के देखेंगे तो यहाँ पर तमिल की, कन्नड़ की, मलयालम की, तेलुगु की इतनी सारी कृतियों की चर्चा है कि यदि मैं आपसे कह दूं कि यहाँ से एक प्रश्न आएगा, तो भी आप उन सबको याद नहीं रख सकते। यदि मैं आपको कह दूं ना कि ये जो साहित्य वाला मामला इस किताब के अंदर दे रखा है, उसमें से एक प्रश्न पक्का आएगा और मैं आपको कह दूं कि इसी में से आएगा, तो भी संभावना है कि आपका जो प्रश्न है वो सही नहीं होगा, क्योंकि इतनी सारी किताबें इन दक्षिण भारतीय भाषाओं की यहाँ इस किताब के अंदर दे रखी है। इतनी डिटेल आप याद रख ही नहीं सकते। किस्मत की बात है कि कहीं लिखा हुआ हो, सामने आ गया, ऑप्शन लग गया, ठीक है। नहीं, बाकी बहुत कम संभावना होती है इस प्रकार के प्रश्नों के आंसर सही होने की। और मैं आपको उदाहरण दिखाता हूँ। ये तो वही पेज है। ये देखिए, ये आया था देखो, जो आपकी शायद मध्य पाषाण काल से संबंधित था। मध्य पाषाण काल काल में जो शैलाश्रय थे, उसमें चित्रांकन के लिए जो सामान्य रूप से कौन-सा रंग प्रयुक्त किया गया? तो उसमें अंग्रेजी में भी हेमेटाइट लिख रखा है और हिंदी में भी हेमेटाइट लिख रखा है। और मैंने कई किताबें ऐसी देखी जिसके अंदर गेरू रंग लिख रखा है। अब यहाँ गेरू लाल, लाल गेरू, जैसे इस किताब में ये कोई राजबली वाड़ने की किताब है प्राचीन भारत की, उसके अंदर दिया हुआ है और मैं ये नहीं कहता कि इस किताब से प्रश्न आया है। ऐसा किसी और किताब में भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि कोई किताब ऐसी है, ज़्यादातर जो प्रश्न है वो बहुत सारे ऐसी कोशिश करते हैं कि वो ऐसी किताबों से बनाते हैं जो इंग्लिश में लिखी हुई हों। तो कोई ऐसी किताब है जिसके अंदर इंग्लिश में हेमेटाइट लिखा हुआ था, उन्होंने हिंदी में भी उसको हेमेटाइट ही लिख दिया। और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं हिंदी के अंदर जिसके अंदर हेमेटाइट नहीं लिखा हुआ, सिर्फ गेरू या लाल गेरू लिखा हुआ है, तो विद्यार्थियों को कैसे पता होगा कि उसको हेमेटाइट कहा जाता है? तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसा सवाल। आगे आया हुआ है तो ठीक है, और नहीं आया हो तो छूट जाता है। बहुत ही मुश्किल सवाल होते हैं इस प्रकार के, और यदि सामने हो तो भी छूट जाता है। अब देखिए, यहाँ पे ये इस प्रकार के स्थल, ये क्वेश्चन किसी भी किताब से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो स्थल हैं वो सभी किताबों में दिए गए हैं। उसके अंदर आपके 3 कर्नाटक के दिए हुए थे, शायद 1 तमिलनाडु का दिया हुआ था, तो शायद नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित क्वेश्चन था। तो ये किताब के अंदर आस-पास बिल्कुल चारों स्थल दे रखे थे, मुझे मिले और भी कई किताबों में मिले। ये मैं नहीं कहूँगा कि इस किताब से आए हैं, कोई भी हो इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। ये उपिंदर सिंह वाली किताब मैं आपको बता रहा था, इसके अंदर आपको दिया गया था, देखो जो रामायण के संस्करण थे ना, ये मुझे लगता है कि इस प्रकार के किसी किताब से बनाए गए हैं, हो सकता है इससे भी बनाया गया हो। ओमचर्यू, दशरथ जातक, इरामावतारम, और ये देखो अगले ही पेज पे प्राकृत प्रकाश। जो गलत जो ऑप्शन था, वो भी इसी में से लिया गया है, तो ऐसा प्रतीत होता है। आसपास के जो ऑप्शन चारों एक ही जगह पे दिए गए हैं, तो शायद इससे बनाया गया हो। ये उपिंदर सिंह मैम वाली किताब है। उपिंदर सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी हैं और अभी शायद दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती होंगी। अब देखिए, यहाँ पे दोबारा भी शायद ये कौन-सा आ गया था? हाँ, ये 2 जगह दिया हुआ है उस किताब में, 2 भी नहीं थे, 3 जगह दिया हुआ होगा। अब यहाँ पे देखो, बुर्ज होम वाला जो क्वेश्चन मैंने मेरी ऑब्जेक्टिव किताब से भेजा था। देखो, हम तो संकलन करते हैं, कोई लेखक थोड़ी हैं। अरे संकलन करता है, नाम लिख देते हैं लेखक। लेकिन ये तो इन्हीं किताबों से ली हुई चीज़ें हैं। जो मैंने बुर्ज होम के आपको 4 कथन हमारी ऑब्जेक्टिव किताब से भेजे थे, वो इसी से लिए गए हैं। नीचे लिखा भी आ गया है कि उपिंदर सिंह मैम की किताब से लिए गए हैं। यहाँ पर आपको अब देखो, आरपीएससी ने अभी जो उत्तर माना है, वो बिल्कुल ठीक माना है। कुछ विद्यार्थी मेरे को कह रहे थे कि सर इन्होंने गलत मान लिया, और क्योंकि किताबों में आप बुर्ज होम 1, बुर्ज होम 2 के काल के हिसाब से ज़्यादातर किताबों में लिख ही नहीं रखा। तो बुर्ज होम स्तर 1 और स्तर 2 से संबंधित आपको पता ही नहीं है, क्योंकि वो मिक्स हो गया, बुर्ज होम से क्या मिला।
आप सोचते हैं कि बुर्ज़ोम 1 में जो बुर्ज़ोम 2 वाली बात है वो शामिल है, जबकि ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे 3 कथन बुर्ज़ोम 1 से संबंधित थे, 1 बुर्ज़ोम 2 से संबंधित था। यहाँ पे ये देखो, ये जो बिल्कुल चारों एज़ इट इज़ जो कथन है, क्योंकि ये किताब हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। तो इस प्रकार की किताबों से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना बनती है, जो मूल रूप से इंग्लिश में आती हैं। और ऐसी किताबों का यदि हिंदी अनुवाद आता है, तो उन किताबों को ज़रूर पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यदि समय हो तो, अभी नहीं, अभी तो समय नहीं है। तो ये चारों कथन जो आपके दिए गए थे, वो इस किताब के अंदर दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ से ये देखिए, ये जो देखो 4 ये जो मैच करने वाले थे, पेशस्करी, विदलकारी या राजयित्र और उपलप्रक्षणी, ये चारों इसके अंदर यहाँ पे एक ही जगह पे आपको देखने को मिल जाती है। ये उपिंदर सिंह वाली किताब के उदाहरण हैं सारे नीचे। ये अब दैमाबाद में वो तो सबको ही पता है, रथ वाला तो, और हर किताब में आपके अंदर आपको मिल जाता है। ये जो गौतम बुद्ध वाला है, ये जो अजातशत्रु के साथ मुलाकात, बरहूत स्तूप के पश्चिमी द्वार के रेलिंग स्तंभ पर अवस्थित है। आप देखो, वैसे तो ये बहुत सारी किताबों के अंदर आपको मिल जाएगी, लेकिन भाषा देखिए, लगभग वही भाषा है एग्ज़ैक्ट जो आपके पेपर में अंदर पूछी गई है, तो शायद यहाँ से कहीं से ये लिया गया हो। इसी हिसाब से मैं आपको दिखाऊँ, देखिए फिर हम बात करेंगे, मूल बात पे लौट आएँगे। ये देखिए, जो सिकंदर के लौटने के मार्ग के दौरान, वो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर पूरा निकलता है कि किस-किसने उसका जो है वो अच्छे तरीके से सामना किया। वो यहाँ पे तीनों जो दे रखे हैं, जो 2 ऑप्शन सही है, वो दोनों यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए, अब मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न इस किताब से आया होगा। देखिए, जो स्थल दे रखे हैं ना कि अशोक के जो स्तंभ लेख दे रखे थे, शायद लघु स्तंभ लेख, वो कि इस नदी के किनारे ऐसा जो प्रश्न था ना, तो उसमें चित्रदुर्ग जिला दे रखा था। तो चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग वाले ब्रह्मगिरी, सिद्धपुरा, जतिंग, रामेश्वर, ये तीनों यहाँ पे दे रखे हैं। और वो प्रश्न वैसे इतना कठिन भी नहीं था, क्योंकि इसका जो है शायद एक और स्थान दे रखा था, वो उत्तर प्रदेश का था। तो उसके हिसाब से आपको वो नदी का नाम नहीं पता हो तो भी अंदाजा लगता है। लेकिन जैसे नदी का नाम लिखा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस किताब से भी नहीं बनाया गया, किसी और किताब से बनाया गया हो सकता है, लेकिन इस किताब में इसका उत्तर है, आराम से निकला जाता। ये देखिए, सूसा और एकबतना वाला जो सवाल था मौर्य साम्राज्य से संबंधित, वो भी अच्छा सवाल था और ज़्यादा कठिन नहीं था, किताबों में मिल जाता है वो। ये देखो, पुलिसानी वाला जो पूछ रखा था, पुलिसानी वाला इसके अंदर है। हो सकता है किसी दूसरी किताब से लिया गया हो, लेकिन यहाँ इसके अंदर है। ये जो एक दक्षिण भारत के एक मंदिर वाला जो पूछ रखा था, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे है। इसी प्रकार से मैंने मध्यकाल में जब देखा, तो मध्यकाल में मुझे कुछ प्रश्न हैं, वो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की किताब से भी मिले। कुछ प्रश्न हैं, वो मुझे जेएल मेहता की किताब से भी मिले। और वो हो सकता है क आपस में कंबाइन भी हों। कुछ प्रश्न हैं आपको, जो हरिश्चंद्र वर्मा वाले 2 पार्ट आते हैं, उससे मिल जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। कोई एक किताब मुझे ऐसी मिली नहीं कि जिससे पूरा मध्यकाल कवर हो रहा हो, या पूरा जो है प्राचीन काल हो रहा हो, या आधुनिक काल कवर हो रहा हो। तो अब मैं आपको बता दूँ कि एक-एक काल की 4-4 किताबें, एक किताब पढ़नी मुश्किल हो जाती है। 4-4 किताबें बता भी दूँ, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। मैंने आपको बता दिया कुछ कि जैसे प्राचीन भारत के अंदर आगे किसी का एग्ज़ाम हो, तो आप उपिंदर सिंह वाली किताब ज़रूर पढ़ सकते हैं, और वो किताब पढ़ने से आपकी समझ भी विकसित होगी, और आजकल मतलब यूपीएससी से लेकर छोटे लेवल तक इतिहास से संबंधित जहाँ भी प्रश्न बनते हैं, वहाँ एग्ज़ाम सेंटर एक बार प्राचीन भारत के लिए ज़रूर उपिंदर सिंह मैम की किताब कंसिडर करता है। लेकिन आज आप पढ़ रहे हैं कुछ और उपिंदर सिंह किताब मैम की किताब नए सिरे से लाकर यदि आप पढ़ना शुरू कर दें, मुझे नहीं लगता कि आप उसको कवर कर पाएँगे। कुछ स्टोरी टाइप, कुछ मेन-मेन चीज़ें आप देखना चाहें तो अलग बात है, लेकिन फिर आप डिस्ट्रैक्ट ही होंगे। मैं नहीं चाहता कि आप अब अपनी सामग्री इतनी ज़्यादा बदलें। अब बात आती है कि आप क्या पढ़ रहे हैं? बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो आर्य कॉम्पिटिशन टाइम पढ़ रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणपत सिंह राजपुरा जी शॉर्ट में लिख देते हैं, इनकी किताब पढ़ रहे हैं, इनके नोट्स पढ़ रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जो पप्पू सिंह प्रजापति की किताब, चाहे वो बड़ी वाली हो या अभी छोटी जो आई है, मतलब जो कंबाइंड आई है, वो वाली पढ़ रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और या फिर हो सकता है आप 3 3 काल की अलग-अलग किताबें पढ़ रहे हों, जैसे सौरभ चौबे वाली पढ़ रहे हों, परीक्षा वाणी पढ़ रहे हों। इन सभी प्रकार के विद्यार्थी यहाँ पे आपके मौजूद हैं। अब इसके अंदर मैं एक किताब को नहीं ले पाया, अभी कोई जो नई जो गाइड आ रही है ना, 1-2 पब्लिकेशन की आई है, मैंने खरीदी भी है, और लेकिन मैं उनको पढ़ नहीं पाया हूँ। जो है ना एग्ज़ाम ओरिएंटेड गाइड आती हैं, उनके संबंध में तो देखिए मैं कभी मैसेज वगैरह में बता दूँगा यदि कोई मुझे ऐसी मिली तो। मैं खरीद के लाया, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया, और विद्यार्थी कह रहे थे कि वीडियो बना दो आप। तो ये जो पढ़ रहे हैं, और नई किताब वैसे भी बहुत सारे विद्यार्थी लेना पसंद नहीं करते, तो मुझे कोई ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी किताब लगी जो वर्तमान सिलेबस को कंप्लीट भी करती हो, और कोई नई आए और आ जाए इन दिनों में, तो उनको मैं पढ़ के बाद में ही बता पाऊँगा। अभी
आज की वीडियो में जो किताबें प्रचलित हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आर्य कॉम्पिटिशन टाइम, इसमें सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों के मन में संशय पैदा हुआ। तो आर्य कॉम्पिटिशन टाइम किताब खूब चलती है। राजस्थान में नहीं, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा हर जगह पढ़ी जाती है। और भारतीय इतिहास की मैं कहूँगा कि राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा मतलब एक तरफ़ा ब बिकने वाली किताब रही है बहुत वर्षों से। लेकिन इस एग्ज़ाम के बाद विद्यार्थियों के मन में संशय आया है और कवरेज भी कम रही है। हम यदि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के एग्ज़ाम की बात करें। लेकिन अब जो एग्ज़ाम है वो आपका, क्योंकि इसके अंदर तो क्या है कि एक-एक काल के 50-50 प्रश्न आते हैं। उसमें आपके एक-एक काल के प्रश्न आते हैं 20-20, 25-25 पे। तो उसके कारण जो स्तर है वो उतना अधिक कठिन रहने की संभावना नहीं होती। और उसके अलावा जो वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम था और ये आपका स्कूल व्याख्याता का एग्ज़ाम है, तो हो सकता है इतना ज़्यादा स्तर आपका नहीं रहे। तो यदि आप ये किताब पढ़ रहे हैं तो अच्छी ऑब्जेक्टिव किताब जो भी आपको अच्छी लगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि ताकि आपके कुछ और फैक्ट्स भी साथ-साथ कवर हों और आपकी स्कोरिंग भी बढ़े। इसके अंदर देखिए जितना हम देख पा रहे हैं कि मध्यकाल ठीक-ठाक कवर हो जाता है। आधुनिक ऐसा है कि उसमें प्रश्नों का कोई अंत नहीं है, वैसे तो प्राचीन में भी नहीं है, लेकिन आधुनिक और मध्यकाल ठीक-ठाक कवर हो जाता है। जैसे कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का ट्रेंड रहा है। प्राचीन भारत जो पार्ट है उसमें आजकल कुछ बहुत ही ज़्यादा यूनिक क्वेश्चन आने लगे हैं प्राचीन भारत का। तो यदि आपने पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, पेपर व 1 भी कवर हो चुका है और आप ये सोच रहे हैं कि हाँ, मैं एक पार्ट तो ज़रूर अलग से देख सकता हूँ। तो प्राचीन भारत के लिए कोई आप और किताब, चाहे आप सौरभ चौबे में से देख लो या फिर जो पप्पू सिंह प्रजापति की नई किताब आई है, उसका जो प्राचीन वाला पार्ट है, वो देख लो या गणपत सिंह जी राजपुरोहित वाले नोट्स में से ही उस पार्ट को कुछ हद तक देख लो। लेकिन इससे थोड़ा-सा आप एक्स्ट्रा कोशिश करो देखने की। और बाकी आधुनिक और मध्यकाल में यदि थोड़ी बहुत कमी रहती भी है, तो वो आप कुछ ऑब्जेक्टिव किताबें 1-2 हल करेंगे, तो उसके माध्यम से वो आपकी कवर हो जाती है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि फिर इसमें से जो चीज़ें आती हैं, वो बहुत कम गलत होने की संभावना रहती है, क्योंकि किताब छोटी है, बार-बार रिवाइज़ हो जाती है, तो आप जो आसान और मध्यम स्तर के जो क्वेश्चन हैं, वो गलत नहीं करते। अभी तक का ट्रेंड ये रहा है कि स्कूल या कहता भर्ती परीक्षा में इस किताब ने धोखा नहीं दिया है, अभी तक का। आगे अब आरपीएससी क्या कर रही है, उसी के कारण तो विद्यार्थियों के मन में संशय है। और आप किसी अध्यापक से कह दें कि आप 100% गारंटी ले लो, तो वो क्यों ले लेगा? क्यों मैं ले लूँगा, क्यों दूसरा ले लेगा? भई मेरे को विद्यार्थी ये मैसेज करते हैं कि सर आप कह दो कि आर्य मेरे लिए पर्याप्त है। तो वो ये मेरे से गारंटी चाहते हैं कि गुरुजी कहते हैं पर्याप्त है। अब देखो आप ये कोशिश आप ये देखो कि आप जो अन्य किताबें आ रही हैं, उनकी जितनी लेंथ है, जितनी उसके अंदर मैटर है, यदि वो आप याद कर सकते हो तो करो। थोड़ी बड़ी किताब यदि आप पढ़ सकते हो और आपको लगता है कि ये मेरे को याद हो जाएगी तो करो, उससे में कोई नुकसान थोड़ी, उसमें तो फ़ायदा ही है। जितनी बड़ी किताब होगी उसमें ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना बनेगी। लेकिन यदि आप उस किताब को याद ही नहीं रख पाएँगे, तो उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे अच्छा है फिर आप छोटी किताबें पढ़ो। तो जो आर्य पढ़ रहे हैं उन विद्यार्थियों को, यदि आपके पास समय है तो आप प्राचीन का पार्ट कहीं और से कवर कर लीजिए। चाहे अलग किताब सौरभ चौबे से कर लो या फिर आप अलग से जो पप्पू सिंह प्रजापति की किताब का जो पहला पार्ट है, बड़ी वाली किताब नहीं, अभी जो नई किताब आई है ना, उसका प्राचीन वाला पार्ट लेके उसमें से कवर कर लो। तो थोड़ा इसमें आपको एक्स्ट्रा प्रयास करने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि इसमें है वो काफ़ी अलग तरीके के आ रहे हैं और छूट भी रहे हैं बहुत सारे प्रश्न। और यूँ तो मध्यकाल भी इतना टफ आया था अभी, पिछली जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसमें तो नहीं आया, लेकिन अभी जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वाला एग्ज़ाम था, उसमें मध्यकाल भी काफ़ी टफ था, उसमें भी काफ़ी प्रश्न मिसिंग हैं। लेकिन फिर उसका कोई अंत नहीं है, आप फिर क्या है कि कंटेंट इकट्ठा करते ही रह जाओगे और याद कुछ रहेगा नहीं। मेरा ये मानना है कि यदि आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हो, तो इसमें प्राचीन का पार्ट आप अलग से थोड़ा देख लो और बाकी आपका काम चल जाएगा। या इसके अंदर एक, सॉरी, ये मैं बात कर रहा था, एक एक किताब और नाथ पब्लिकेशन की भी आती है, वो भी काफ़ी सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, पिछले साल उनकी आई थी वो वाली गाइड, वो भी चलती है। तो ये गाइड आप पढ़ रहे हैं, उसमें मेरे हिसाब से स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए पर्याप्त मैटर है। इससे ज़्यादा तो फिर पढ़ भले ही लें, याद रहने की संभावना नहीं है। गणपत सिंह राजपुरोहित सर के नोट्स हैं, अभी उनका क्या परफॉर्मेंस रहा वो उन्होंने वीडियोज़ के माध्यम से बताया होगा, वो आप देख लेना। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे अधिक पढ़ने की आवश्यकता है। और आज यदि आप कोशिश करें कि मैं इससे अधिक पढ़ूँगा, तो एग्ज़ाम तक आप उनको अच्छे तरीके से रिवाइज़ भी नहीं कर पाएँगे। तो इसके अंदर जो नोट्स दिए हुए हैं, वो मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास के लिए और विश्व इतिहास के लिए लगभग पर्याप्त हैं, उससे आपका काम चल जाएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव किताबें पढ़ें और कम समय में याद करने के लिए अच्छी सामग्री है, और इससे ज़्यादा याद करने की अब आप कोशिश मेरे हिसाब से न करें तो ठीक रहेगा, बाकी आपकी इच्छा है। बाकी आप जो ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं
उनका हेल्प लें, उससे भी कुछ एक्स्ट्रा आपको फ़ायदा मिल जाता है। अब मैं यहाँ कोई अपनी किताब का नाम लूँगा तो विद्यार्थियों को ये हो जाता है कि गुरुजी अपनी किताब बताने के लिए बता रहे हैं, मैं ज़िक्र ही नहीं करूँगा क्योंकि सबको पता है कि किस-किस की किताबें आती हैं, आपको ठीक लगे वो लेना, ऑब्जेक्टिव किताबों में। मैं यहाँ थ्योरी की किताबों का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। फिर इसके अलावा पप्पू सिंह प्रजापति की अभी जो प्राचीन भारत की, मध्यकालीन भारत की और आधुनिक भारत की यानी भारतीय इतिहास नाम से जो किताब आई है, नो डाउट बहुत बढ़िया किताब है। जितने पेज संख्या है उसके हिसाब से, उसकी जो सामग्री है, उसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है, कितना मैटर है, कितना अच्छा मैटर है, मैंने अलग से रिव्यू करके डाला हुआ है। बहुत बढ़िया किताब है और इन सारी जो जितनी भी किताबें मैंने यहाँ तक बताई हैं, उनमें से सबसे अधिक प्रश्न आने की संभावना भी इसी में है, पप्पू सिंह प्रजापति की। लेकिन उस किताब की में जो मैटर है, वो भी इनसे ज़्यादा है। तो ये आपको तय करना है कि बचे हुए समय के अंदर क्या आप इस किताब को न सिर्फ पढ़ सकते हैं बल्कि अच्छी तरीके से 3-4 बार रिवाइज़ भी कर सकते हैं और एग्ज़ाम तक आप याद भी रख कर सकते हैं उसकी, यानी उसका जो मैटर आप ले जा रहे हैं, उसका लाभ आप एग्ज़ाम सेंटर में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इतना तो आप भी सोच सकते हैं, उस किताब को किसी साथी ने मँगवाई होगी, वो देख लो। तो यदि आपको लगता है कि एग्ज़ाम तक आप इस किताब को ठीक तरीके से कवर कर सकते हैं, तो ही इसमें हाथ डालें, नहीं तो आप अपनी सामग्री बदलने का प्रयास न करें। या फिर आपको कहें कि गुरुजी आइए 20 बार पढ़ ली, सब याद हो चुका है, और पढ़ लो कुछ और। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर किताब चेंज करने का डिसीजन आपको तभी लेना है जब आपको लगे कि हाँ, वाक़ई मैं इतने दिनों के अंदर इस सामग्री के साथ न्याय कर सकता हूँ, तो पढ़ सकता हूँ, याद कर सकता हूँ और परीक्षा में लाभ भी ले सकता हूँ। तो इस किताब को पढ़ने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बढ़िया किताब है। ठीक है? अब इसके बाद में 3 काल की किताबें बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। प्राचीन मध्यकाल में सौरभ चौबे पढ़ रहे हैं या कोई केसी श्रीवास्तव पढ़ रहा है, आधुनिक में परीक्षा पानी पढ़ रहा है या अरविंद भास्कर की किताब पढ़ रहे हैं। तो वो किताबें आप पढ़ रहे हैं और आपका रिवीजन अच्छा चल रहा है, तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। आपको कोई अलग से एक काल की किताब, एक-एक किताब लाने की आवश्यकता, सिंगल किताब लाने की आवश्यकता नहीं है। तीनों काल की आपने पढ़ी है, आप हाइलाइट कीजिए अपना मैटर और रिवीजन के हिसाब से उसको में कलरिंग कर लीजिए और ताकि दोबारा जब आपको पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो आपको ध्यान रहे। आप 3 काल की 3 किताब पढ़ रहे हैं, तो सफिशिएंट है, आप चलते रहें, आपको कोई अलग से किताबों की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में विश्व इतिहास की बात आती है। अब विश्व इतिहास में क्या है कि अब की बार सिलेबस में थोड़ा-सा जो बदलाव हुआ, उसके बाद में 1-1, 2-2 टॉपिक हैं, वो लगभग सारी किताबों में मिसिंग है और नया अपडेट किसी का आया नहीं। एक आध कोई छोटे-मोटे आए अपडेट किसी किताब के अंदर, तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए, तो मैं यहाँ पे उसका ज़िक्र नहीं करूँगा। जो प्रचलित किताबें हैं, जैसे अरविंद भास्कर की है या नाथ पब्लिकेशन की आती है, तो इस प्रकार की किताबों के तो कोई नए एडिशन आए नहीं है। तो यदि आप इस वो ऑथेंटिक वाली जो आप बात पूछते हैं, इसके अंदर जो ऑथेंटिक किताब है, जैन एंड माथुर वाली किताब है। जैन एंड माथुर, कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। बहुत सारे प्रश्न इसके अंदर से बनाए जाते हैं और मैंने जो अभी टेलीग्राम चैनल पे डाले भी थे, उसमें भी आपने सोर्स में देखा होगा, जैन एंड माथुर से कुछ क्वेश्चन थे। तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ी डिटेल में ज़रूर है, अरविंद भास्कर सर की किताब पढ़ें और वो 1-2 टॉपिक हैं, वो तो देखो बहुत सारी किताबों में, एक तीसरा ऑप्शन इसके अंदर नाथ पब्लिकेशन का है और पिछली बार तक तो देखो इस तरह की किताबों से अच्छा काम चलता था और अब इनका कोई किसका अपडेट आएगा, किसका नहीं आएगा, इसकी मेरे पास जानकारी नहीं है। कि हो सकता है कोई पब्लिकेशन है, वो जो 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा जुड़े हैं, उनको ऐड करके नई कोई किताब भी निकाल दे। कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता। तो 90% तो आप में से वो विद्यार्थी हैं जो जिनके पास पहले से किताब है। इनमें से कोई भी किताब आप पढ़ रहे हैं तो आपको कोई ज़्यादा विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप पढ़ते रहें, 1-2 टॉपिक कोई एक्स्ट्रा टॉपिक कोई ना कोई निकाल देगा। कोई किताब एक्स्ट्रा टॉपिक ही निकाल देगा, मैं निकाल दूँगा, कोई और निकाल देगा। जिसको आपको ठीक लगे वो आप पढ़ लेना, आपको मैटर मिल जाना चाहिए पूरा बस। अब इसके बाद में आती है राजस्थान इतिहास। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऊपर जो हमने भारत के जो 3 कालखंड हैं और विश्व का जो कालखंड है उसकी बात कर ली। सबसे ज़्यादा कठिन प्रश्न है और यूनिक प्रश्न है वो राजस्थान इतिहास से आ रहे हैं। अब राजस्थान इतिहास के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो बहुत सारी किताबों की भी अच्छी नहीं रही, बहुत सारी नोट्स की भी अच्छी नहीं रही, बहुत सारे कोचिंग्स में जो पढ़ाते हैं, यानी जयपुर से लेकर आप जयपुर, सीकर, जोधपुर कहीं कहीं तक की कोचिंग्स हों, उनके भी नोट्स की परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी नहीं रही है। अब यहाँ आप क्या बात करते हैं कि आपको फिर मैं बात करूँगा कि पप्पू सिंह प्रजापति की इसके संबंध में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति की किताब आती है। बहुत बड़ी किताब है। मुझे नहीं लगता कि अभी जो वर्तमान जो समय है, उसके हिसाब से आप नए सिरे से उस किताब को लेकर याद कर सकते हैं। देखिए, मैं जब ये बात करता हूँ तो लेखक मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन इस बात को मैं कैसे कह दूँ, मुझे नहीं लगता कि 4 महीने वो किताब है, इतनी सारी सामग्री, फर्स्ट पेपर इतना कठिन ना रहे, नए सिरे से कोई विद्यार्थी लेकर याद करे। आप वैसी किताब लेना चाहते हैं, आपका अगले साल एग्ज़ाम है, आपने डेढ़ साल बाद एग्ज़ाम देना है, तो आप वैसी चीज़ें डिटेल में पढ़िए।
और या फिर आप ऐसे मेधावी छात्र हैं कि 1-2 बार पढ़ते ही आपको चीज़ें कंठस्थ हो जाती हैं, तो फिर आप इस प्रकार की किताबें पढ़िए। नहीं तो बचे हुए समय जो समय है, उसका उपयोग है वो आपको प्रैक्टिस करने में, रिवीज़न करने में, उसमें लगाना है, ना कि नई-नई सामग्री पढ़ने में। क्योंकि उससे फिर आपका नुकसान होता है, वो आप जब एग्ज़ाम हॉल में पेपर देखिए और बाद में की मिलाते हैं तब समझ आता है। यहाँ जो किताबें हैं, जैसे मीडियम स्तर की जो किताबें हैं, पहले ये बड़ी मानी जाती थी, आजकल जैसे प्रश्न आ रही है मीडियम स्तर की किताबें मानी जाने लगी। दीनदयाल पब्लिकेशन की किताब है या फिर नाथ पब्लिकेशन की किताब है, इस प्रकार की किताबें पढ़ सकते हैं जो आप कुछ समय के अंदर, जो बचा हुआ समय है उसके अंदर तैयार, इसमें भी ज़ोर आता है दीनदयाल में भी, बचा हुआ जो समय है उसके अंदर आप याद कर पाएँ। तो कम से कम ऐसी सामग्री चुनें जो ज़्यादा कम भी नहीं हो और ज़्यादा भारी भी नहीं पड़े आपके अंदर, बीच-बीच का सा मैटर हो कि बचे हुए समय में आप याद भी कर लें, रिवाइज़ भी कर लें और आपको कुछ ठीक-ठाक प्रश्न भी मिल जाएँ। और फिर वही मैं बता रहा हूँ कि पीएसपी की किताब आप लेना चाहें, तो प्रश्नों की कवरेज सर्वाधिक रहने की संभावना है और कौन विद्यार्थी ले सकता है, उसको मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया। यदि आप उस क्राइटेरिया में आते हैं, तो आप रूप से ले सकते हैं। प्रश्न सर्वाधिक आते हैं, ये बात मुझे जो स्वीकार करने में या कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि इनकी किताबों के अंदर मैटर ज़्यादा है। अच्छे तरीके से बहुत सारे सोर्सेज़ से मैटर लिया गया है। यदि आप उतना मैटर जितने बचे हुए समय है उसके अंदर याद रख सकते हैं, तो आप इन किताबों की ओर जाइए। यहाँ पर मुझे लगता है कि हमने सारी चीज़ों की बात कर ली है और अब बात आती है ऑब्जेक्टिव्स किताब की। तो ऑब्जेक्टिव किताबों के अंदर जितनी ज़्यादा आप हल कर पाएँ चीज़ों को, उतना करने की आप उतना ज़्यादा लाभ होता है। लेकिन जो बिल्कुल ही वन लाइनर बहुत पुराने क्वेश्चन हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा हल करते रहने का आजकल फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हैं वो काफ़ी यूनिक टाइप के आते हैं। लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव किताबों से आपको लगातार प्रश्न हैं वो हल करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी जो पीछे जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसके अंदर भी आप देखेंगे, ज़्यादा नहीं सही 30, 40, 50% प्रश्न तो हैं, वो पुराने रिपीट किसी न किसी तरीके से घूम फिर के हो जाते हैं। तो उनका अपना महत्व है, उनको पढ़ते रहिए, उनसे अभ्यास करते रहिए और जो किसी के पास आपके पास हो सकती है, पप्पू सिंह प्रजापति की किताब हो सकती है, किसी के पास है वो यूथ पब्लिकेशन वाली किताब हो सकती है। इस प्रकार किसी के पास नाथ पब्लिकेशन की किताब हो सकती है ऑब्जेक्टिव के रूप में, जो भी आप पढ़ रहे हैं। और मैं अपनी सबसे लास्ट में बता देता हूँ, हमारी 3 काल के लिए, इतिहास के लिए और एक वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ऑब्जेक्टिव किताब आती है और यदि आपको ठीक लगती है तो ले लीजिए और अभी उनका कोई अपडेट आने की संभावना नहीं है और वो मिलती भी कम ही है आजकल। कुछ यदि आपके आस-पास मिलती हो तो ले लीजिए, नहीं कोई दूसरी ले लीजिए। इसके अंदर कोई ऐसी कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको मैं फ़ोर्स कर दूँ कि आप मेरी किताब लो। आप सारी किताबें देखो, जो आपको ठीक लगे, जो आपको ज़रूरत के अनुसार अच्छी लगे और कम समय में, बचे हुए समय में ठीक से आप उसको कवर कर पाएँ, उसी पर पैसा लगाएँ, उसी पर अपना समय लगाएँ। तो अमूमन मैं काफ़ी बड़ा वीडियो नहीं बनाता, थोड़ा शॉर्ट में बनाता हूँ, लेकिन आज शायद बात काफ़ी लंबी हो गई और काफ़ी सारी चीज़ें बतानी थी और काफ़ी सारे मुद्दे हैं और अपने को कोई विवादों में किसी के साथ कोई पड़ना नहीं है। मेरे को जो बात बतानी थी, वो मैंने बता दी। कुछ बहुत सारे लाखों हमारी फैन फॉलोइंग भी नहीं है, कुछ चुनिंदा विद्यार्थी हमारी वीडियो देखते हैं, उन्हीं के लिए मैंने वीडियो बनाया है। धन्यवाद।